हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल प्रेमचंद लेक्चर्स में। दोस्तों, हम लोग जैसा जानते हैं कि अब यूपी बोर्ड के जो एग्ज़ाम हैं वो बहुत ही करीब आ चुके हैं और आप लोग चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल पेपर को सॉल्व करें। और आप लोग इसके लिए मेरे पास कमेंट भी किए थे कि सर केमिस्ट्री का मॉडल पेपर सॉल्व कराइए। तो आज मैं लेकर आया हूँ प्रतिदर्श प्रश्न पत्र 2021-2022 रसायन विज्ञान केवल प्रश्न पत्र कक्षा 12 वालों के लिए, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर। क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो भी बच्चे हैं जिनकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है, वो जितने भी मॉडल पेपर हैं, प्रीवियस पेपर हैं, उनको सॉल्व करना चाहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, क्योंकि यदि हम प्रीवियस पेपर को सॉल्व कर लेते हैं तो हमें एक आउटलाइन हमारे माइंड में बन जाती है कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप लोग के लिए, आप लोगों की डिमांड पर ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसकी पीडीएफ आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एक बाय एक कराते चलूँगा। ठीक, तो पहले आप लोग इसका जिसका दिशा निर्देश पढ़ लीजिए। समय दिया है 3 घंटे 15 मिनट और पूर्णांक कितने नंबर का है? 70 नंबर का, और 30 नंबर का आप लोगों का प्रैक्टिकल रहेगा। ठीक, निर्देश दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ये तो आप लोग जानते ही होंगे। अब इसके बाद चलिए, मैं सिर्फ आप लोग इस पीडीएफ को दिखा दे रहा हूँ, और इसके बाद में फिर जब क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो आपको एक करके एक जो क्वेश्चन है वो आपको मिलते जाएंगे। ठीक, पहले आप लोग देख लीजिए पूरे क्वेश्चन पेपर को। फिर मैं अभी इसके बाद इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा, वो भी लिख लिख कर। ठीक है, तो इतना हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग का क्वेश्चन है। अब इसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो दोस्तों देखिए, पहला प्रश्न है कि प्रश्न 1, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग का प्रश्न 1 का जो क प्रश्न है उसको देखिए। फलक केंद्रीय घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, अर्थात जो फलक केंद्रीय घनी कोष्ठिका होती है, एफसीसी होती है, उसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि उसमें परमाणुओं की संख्या 4 होती हैं। वो कैसे होती हैं? क्योंकि जो 8 परमाणु हमारे तो कोने पर होते हैं, तो उनका जो सहभाजित होता है वो 1/8 होता है। तो 1/8 गुणे जब हम लोग 8 कराएंगे तो 1 मिलेगा। और फलक पे जितने जितने फलक हैं उस पर एक एक परमाणु होते हैं, तो 6 परमाणु फलक पर हैं, और फलक पर उपस्थित परमाणुओं का जो मात्रा कोष्ठिका में योगदान होता है वो 1/2 होता है। तो 1/2 गुणे यदि हम 6 करेंगे तो वहां से 3 मिलेगा। तो 3 और जो पहले का 1 हम लोग का आया था, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 मिल जाएगा। अर्थात इससे यह स्पष्ट होता है कि फलक केंद्रीय घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक, तो आप लोग प्रश्न उत्तर में लिख देंगे कि फलक केंद्रीय घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या 4 होती है। ठीक, और इसके बाद उत्तर लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है, देखिए ख नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है? अर्थात इसमें से कौन विलयन का अणुसंख्य गुण धर्म नहीं है? तो आप लोग जानते हैं कि इनमें से कौन सा गुण धर्म नहीं है, तो वो है पराशर दाब तो है, वाष्प दाब में अवनमन भी है, हिमांक में अवनमन भी है, परंतु पृष्ठ तनाव नहीं है। तो ऑप्शन में आप लोग लिख देंगे पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या है? ये विलयन का अणुसंख्य गुण नहीं है। फिर अगला प्रश्न देखिए, ग नंबर में, शून्य कोटि अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक है। अर्थात शून्य कोटि अभिक्रिया का जो दर नियतांक है उसका मात्रक क्या होता है? तो उसका मात्रक होता है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आप लोग क्या लिख देंगे? प्रश्न जो ग है उसका आंसर है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, घ नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है? कौन सा यौगिक नहीं देता है कैनिजारो अभिक्रिया? तो हम लोग जानते हैं कि एसिटाल्डिहाइड जो होता है, ये जो एसिटाल्डिहाइड होता है वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो ऑप्शन में आप लोग क्या लिख देंगे? एसिटाल्डिहाइड। ठीक, अब आगे देखिए, अंग नंबर में, एथिल एमीन पर HNO3 की क्रिया से बनता है। अर्थात एथिल एमीन पर जब हम लोग नाइट्रिक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? तो हम लोग जानते हैं जब एथिल एमीन पर हम लोग HNO3 की क्रिया कराते हैं तो
C2H5 अर्थात एथिल एल्कोहल बनता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर में, ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है, ग्लूकोज में क्या होता है, हम लोग जानते हैं ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, CHO होता है। तो क्या लिख देंगे हम लोग, कौन सा इसमें ऑप्शन सही है, ऑप्शन पहला वाला सही है 6 नंबर का, कि एल्डिहाइड समूह उपस्थित होने के कारण ये क्या दिखाता है, अपचायक गुण दिखाता है। अब ये हमारे क्या हो गए, अब ये हमारे सारे जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए वो सारे खत्म हो गए। अब से यहाँ से हम लोग का स्टार्ट होगा प्रश्न 2। अब यहाँ से हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है प्रश्नोत्तर 1, इसी प्रकार से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी इसी तरीके से पहले हेडिंग डालनी है और ऐसे करके नंबरिंग करके आप लोग को लिखना है। ठीक, अब आगे प्रश्न देखिए प्रश्न 2 से। प्रश्न 2 हमारा क्या कर रहा है कि प्रश्न 2 का जो पहला प्रश्न है, एक तत्व ए है जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है, की संरचना BCC तथा एकक कोर की लंबाई 40 पिकोमीटर है। इतना क्वेश्चन में बोला है और पहला पूछ रहा है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए तथा 10 ग्राम में एकक कोष्ठिका की संख्या बताइए। और यहाँ पर हम लोग को एवोगाद्रो संख्या दी गई है Na बराबर 6.023 × 10⁻23 मोल इनवर्स। ठीक, तो हम लोग को इसको मालूम करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप लोग डालेंगे हेडिंग, आप लोग क्या डालेंगे हेडिंग, प्रश्नोत्तर नंबर 2 का कौन सा प्रश्न है, क का हम लोग क्या लिखना है, आंसर देना है। तो इसमें लिखेंगे हल, लिखेंगे पहले तो हल दिया है तत्व ए का परमाणु द्रव्यमान कितना दिया था, 100 दिया था, तथा ये भी बोला था कि एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर है। देखिए जब भी हम लोग इस तरह के सवालों को लगाते हैं तो हमेशा हम लोग जो मात्रक है उसको पिकोमीटर में न रखकर हम लोग को सेंटीमीटर में लाना पड़ता है। तो सबसे पहले पिकोमीटर को हम लोग बदलेंगे किसमें, मीटर में, तो 10⁻12 से गुणा करा देंगे, और जब मीटर को हम लोग बदलेंगे सेंटीमीटर में तो 10⁻2 से गुणा करा देंगे। इस तरह से जो एकक कोष्ठिका कोर की लंबाई ए का मान आएगा वो कितना मिल जाएगा, 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा क्या था, क्वेश्चन में हम लोगों से ये पूछा था कि जो तत्व ए है उसका घनत्व बताइए अर्थात D बताइए, और दूसरे में पूछा था 10 ग्राम ए में अर्थात जो परमाणु है जिसका नाम ए है तत्व, उसमें एकक कोष्ठिका की संख्या बतानी है। ठीक, तो अब देखिए हम लोग पहले ज्ञात करेंगे, पहला क्वेश्चन में पहले ज्ञात करेंगे कि तत्व ए का घनत्व हम लोग पता करेंगे। अब उसके लिए मैंने लिखा है, हम जानते हैं कि BCC में परमाणुओं की संख्या 2 होती है, अर्थात जो BCC में Z का मान होता है वो कितना होता है, 2 होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में। ठीक, और हम लोग इसका जितने भी एकक कोष्ठिका होती हैं उनके घनत्व का सूत्र भी पता है हम लोग को, घनत्व कितना होता है, D बराबर Zm/A³ × Na। देखिए यहाँ पर जो Z है वो तो परमाणुओं की संख्या को बता रहा है। ठीक, और जो यहाँ पर M है वो परमाणु द्रव्यमान को बता रहा है, ए जो बता रहे हैं हम लोगों को एकक कोष्ठिका के कोर की लंबाई को बता रहा है, और Na एवोगाद्रो नंबर को बता रहा है। ठीक, इतनी चीज़ तो आप लोग को मालूम ही होगी। अब आगे देखिए, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग को घनत्व पूछा है पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। देखिए Z का मान कितना था हम लोग का, 2 था, BCC के लिए Z का मान कितना होता है, 2 होता है, और M उसमें पहले ही दे दिया था कि जो तत्व है उसका जो परमाणु भार है वो 100 है, तो हम लोगों ने 100 रख दिया। ए का मान हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 4 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर ए का क्यूब है तो इसका भी क्यूब कर देंगे, गुणे में देखिए Na का मान कितना था, 6.022 × 10⁻23 था। ठीक, तो उसका मान हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। अब जब इसको पूरा रख कर सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा इसका मान, जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लोग का जो D का मान आएगा, जो घनत्व आएगा वो आएगा 5.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्यों, क्योंकि हम लोगों ने जो मात्रा निकाला था वो सेंटीमीटर में निकाला था, इसलिए सेंटीमीटर क्यूब आएगा। मैं यहाँ पर आप लोग को ये पूरा मतलब सॉल्यूशन नहीं दूंगा, कि सिर्फ मैं आप लोग को सिर्फ प्रोसेस बता दे रहा हूँ, कैलकुलेशन आप खुद से करिएगा। ठीक, और मैं इसकी PDF भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जाकर आप लोग वहाँ से देख लीजिए पूरे अच्छी तरीके से। ये तो हम लोग का हो गया पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न बोला था कि हम लोग को 10 ग्राम में
उसमें परमाणुओं की संख्या बतानी थी। ठीक, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला था, कहाँ गया, 10 ग्राम में क्या है, 10 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या बतानी थी। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखिए अब पहले वो हम लोग को दिया था कि जो परमाणु का जो परमाणु भार है वो कितना है, 100 ग्राम। नहीं, अब जो परमाणु का जो 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 तत्व उसका जो उसका द्रव्यमान है वो कितना है, 100 है, या परमाणु भार उसका 100 है। तो हम लोग जानते हैं कि जितने परमाणु भार होते हैं उतने ग्राम में ही उसके अवोगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु होते हैं। ठीक, ये तो हम लोग जानते ही हैं। लिखेंगे कैसे, 100 ग्राम में परमाणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणे 10⁻23। आप लोग यहाँ पर ये देखकर कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर तो परमाणु भार दिया था, आपने यहाँ पर 100 ग्राम क्यों लिखा है। मेरी बात समझिए, जितने भी किसी भी तत्व का परमाणु भार जितना होता है उतने ग्राम के बराबर उसमें परमाणुओं की संख्या होती है, उस तत्व में परमाणुओं की संख्या होती है। तो उसका परमाणु भार कितना दिया गया था, 100 दिया गया था। तो 100 ग्राम में ही परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, उसके अवोगाद्रो संख्या के बराबर, अर्थात 6.022 गुणे 10⁻23 परमाणु इसमें होंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब निकालेंगे यहाँ से हम लोग 1 ग्राम में परमाणु की संख्या। तो निकालेंगे 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या, मैंने ये लाइन खास दिया है। 1 ग्राम में परमाणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 से नीचे भाग कर देंगे तो हम लोग को इतना मिल जाएगा। फिर निकालेंगे 10 ग्राम में, क्योंकि वो हम लोग से पूछा था कि 10 ग्राम में हम लोग को क्या बताना है, एकक कोशिका की संख्या बतानी है। तो पहले हम लोग परमाणुओं की संख्या निकाल लेते हैं, उसके बाद में एकक कोशिका की भी संख्या निकाल लेंगे। तो निकालेंगे हम लोग 10 ग्राम में परमाणुओं की संख्या वो कैसे कितनी मिलेगी, 10 से गुणा करा देंगे दोनों तरफ, तो इतना हम लोग को मिल जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं चूंकि बीसीसी में कुल परमाणु कितने होते हैं, 2 होते हैं, अर्थात जो जेड का मान होता है वो 2 होता है। तो ये तो हम लोग को परमाणुओं की संख्या मिली है। अब हम लोग को निकालना है 10 ग्राम में एकक कोशिका की संख्या। ठीक, तो लिखेंगे अतः तत्व ए के 10 ग्राम में एकक कोशिकाओं की संख्या बराबर 6 ये जितना निकला था 6.022 गुणे 10⁻22 अर्थात जब किसी भी तत्व की जितने भी ग्राम में पूछे परमाणुओं की संख्या या फिर उसकी एकक कोशिका की संख्या, तो जितने भी परमाणुओं की संख्या निकल उसमें होती है, अर्थात जितने भी उसके अवयवी परमाणु होते हैं, जैसे कि बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4, उसी संख्या से हम लोग उसके परमाणुओं की संख्या में भाग कर देते हैं, तो हम लोग को एकक कोशिका की संख्या पता चल जाती है। ठीक, तो हम लोग के बीसीसी में परमाणु कितने होते हैं, बीसीसी में 2 परमाणु होते हैं, और कुल परमाणु की संख्या कितनी आई थी 10 ग्राम में, 6.022 गुणे 10⁻22। तो 2 से जब इसमें भाग लगा देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा एकक कोशिका की संख्या। देखिए 2 से मैंने भाग लगाया तो इतना मान मिल गया। आशा करता हूँ ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या है, दूसरे का ख नंबर प्रश्न देखिए, मोल प्रभाज किसे कहते हैं, विलय के मोल प्रभाज एवं वाष्प दाब में एवं वाष्प दाब में अवनमन के संबंध का व्यंजक लिखिए। 2 नंबर का ये प्रश्न है, और ये यूपी बोर्ड एग्जाम में आने के इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो मॉडल पेपर है यूपी बोर्ड ने जारी किया है। ठीक, तो लिखेंगे अगला प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग पहले डाल देंगे हेडिंग, कौन सा प्रश्न है ये, दूसरे का ख नंबर प्रश्न है। आप लोग इस प्रकार से मोटे अक्षर में इसकी हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, इसमें पहला क्वेश्चन था कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो डाल देंगे हेडिंग मोल प्रभाज, और इसमें लिखेंगे किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर घटक विशेष का लिखने का मतलब ये है कि उसमें आप विलय की बात कर रहे हैं या विलायक की बात कर रहे हैं, जिसकी भी बात कर रहे हैं उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या को नीचे रखकर भाग लगा देंगे, उसका अनुपात कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, उसका मोल प्रभाज मिल जाएगा, जिसका भी हम लोग निकालना चाहते हैं। विलय का निकालेंगे तो विलय का मिलेगा और विलायक का निकालेंगे तो विलायक का मिल जाएगा। इस प्रकार से क्या लिखेंगे, यदि मैं मान लूँ क्या, यदि विलय के मोलों की संख्या बराबर NB है, B यहाँ पर मैं डिनोट कर रहा हूँ विलय को, ठीक, और विलायक के मोलों की संख्या Na है, तब क्या होगा,
तब होगा तो विलेय का मोल प्रभाव, जब विलेय का मोल बाहर निकालेंगे तो विलेय का मोल ऊपर रहेगा। अर्थात देखिए जो मोल प्रभाव होता है उसको डिनोट करते हैं हम लोग एक्स से, तो विलेय का निकाल रहे हैं तो इसको डिनोट करेंगे एक्स बी से। एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ पर तो एन बी विलेय का मोल प्रभाव है और एन ए प्लस एन बी पूरे विलयन का मूल प्रभाव है, अर्थात यहाँ पर विलायक भी इसके साथ है और विलेय भी है, तो यही दोनों विलयन में होते हैं, तो पूरे विलयन का मूल प्रभाव हो गया। ठीक, अब फिर निकालेंगे विलायक का मूल प्रभाव, तो इसे कैसे निकलेगा, विलायक का मूल प्रभाव निकालेंगे तो मिलेगा एक्स ए बराबर एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। जिसका भी निकालेंगे मोल प्रभाव उसके मोल को ऊपर रख देना है और विलयन के मोल को नीचे रख देना है, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब देखिए तथा हम लोग ये भी जानते हैं कि विलायक का मूल प्रभाव और विलेय का मूल प्रभाव जब इनका योग करते हैं तो एक के बराबर मिलता है। ठीक, ये तो आप लोग को पता ही होगा। फिर आगे लिखेंगे राउल्ट के नियम से वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाव के बराबर होता है, यह है राउल्ट का नियम। तो देखिए वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन क्या होता है, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटे में शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। यही क्या होता है, हम लोग का वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता है जो कि किसके बराबर है, विलेय के मोल प्रभाव में, विलेय के मोल प्रभाव के अकॉर्डिंग टू राउल्ट का नियम। ठीक, राउल्ट्स रूल। ठीक, यहाँ पर जहाँ लिख दिया मैंने, जहाँ पी नॉट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, यहाँ पर जो पी नॉट है ना वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है, विलयन का वाष्प दाब, जो पी एस है इसको एस मतलब सॉल्यूशन, तो यहाँ पर जो पी एस है वो विलयन का वाष्प दाब है। बस हम लोग को इतना ही बताना था, 2 नंबर का प्रश्न था, आसानी से हो गया। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग को आएगा अगला प्रश्न, ग नंबर प्रश्न में, एक M H2SO4 विलयन की तुल्यांकी चालकता की गणना कीजिए यदि इसकी विशिष्ट चालकता 26 गुणे 10 की घाते -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है और एस का परमाणु भार क्या है, 32 है। ये तो हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे घ प्रश्न को। ठीक, तो डाल लेंगे पहले हम लोग क्या, पहले तो हम लोग डाल लेंगे कि ये प्रश्न कौन सा है, दूसरे का ग नंबर प्रश्न है और इसको सॉल्व करना है। तो हल में लिखेंगे, दिया है विलयन की मोलरता बराबर 1, दिया गया था ना, जो विलयन की मोलरता है वो कितनी है, 1 है। इसके बाद लिखेंगे H2SO4 का अणु भार, क्योंकि यहाँ पर जो विलयन का कितना दिया था, H2SO4 दिया था विलयन और 1 MH2SO4 था, तो विलयन की मोलरता हो गई 1 और H2SO4 का अणु भार कितना है निकाल लेंगे, तो H2SO4 का अणु भार निकालेंगे तो आप लोग को मिलेगा 98। ठीक, आप लोग निकाल लीजिएगा। फिर दिया गया है विशिष्ट चालकता कप्पा दिया गया है 26 गुणे 10 की घाते -2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और हम लोग से पूछा है तुल्यांकी चालकता बताइए इस H2SO4 विलयन की। ठीक, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हम लोग जानते हैं जो तुल्यांकी चालकता होती है, वो तुल्यांकी चालकता जो जिसे हम लोग लैम्डा EQ से डिनोट करते हैं, वो होती है कप्पा गुणे 1000 बटे नॉर्मलता, जहाँ पर कप्पा क्या है, विशिष्ट चालकता है और नॉर्मलता यहाँ पर तो आप लोग को पता हो गई। ठीक, परंतु हमें मोलरता दी गई है, बात सही है, क्यों, क्योंकि बोला था हम लोग को 1 MH2SO4, क्वेश्चन में क्या बोला था, 1 MH2SO4, M का मतलब क्या है, मोलरता है, यहाँ पर कैपिटल M दिया था, तो विलयन के हम लोग को क्या दिया गया था, मोलरता दिया गया था, पर हम लोग उससे क्या पूछ रहा है, विलयन की तुल्यांकी चालकता, और तुल्यांकी चालकता हम लोग जानते हैं कि मोलरता यूज नहीं होती है, नॉर्मलता यूज होती है, तो हम लोग को किसी तरीके से मोलरता से नॉर्मलता में आना है, बस इतना आप लोग अपने दिमाग में ध्यान रखिए। ठीक ना, अब लिखेंगे परंतु हमें मोलरता दी गई है इसलिए लैम्डा एम के यहाँ क्या मोलर, इसकी मोलर चालकता, जो मोलर चालकता वो कितनी होती है, कप्पा इंटू 1000 बटे में m क्या है, मोलरता है, और लैम्डा EQ जो तुल्यांकी चालकता होती है वो होती है कप्पा इंटू 1000 बटे में n नॉर्मलता। अब क्या करिए, इन दोनों का आप लोग भाग लगा दीजिए, जब दोनों का हम लोग भाग लगाएंगे, यहाँ पर जब दोनों का भाग लगाएंगे तो लैम्डा m बाई लैम्डा EQ मिलेगा n बाई m, n यहाँ पर क्या है नॉर्मलता, m क्या है, m यहाँ पर है हम लोग का मोलरता। ठीक, अब आगे देखिए, जब भाग लगा दिए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या चेंज करेंगे वो देखिए, जो यहाँ पर n है,
जो n है उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, नॉर्मलता को हम लोग क्या जानते हैं, नॉर्मलता को, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये होगी नॉर्मलता। नॉर्मलता को हम लोग लिख दिए हैं ऊपर। ठीक, अब नीचे देखिए, नीचे में क्या लिखेंगे, एम क्या है, एम है मोलरता, और मोलरता क्या होती है, मोलरता होती है विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये हो गई मोलरता। अब देखिए यहाँ से विलयन का आयतन लीटर में है और नीचे भी विलयन का आयतन लीटर में है, तो दोनों तो कट जाएंगे, तो यहाँ से कट गए, तो ऊपर क्या मिल जाएगा हम लोग को, अनुपात में विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार ऊपर और विलेय के मोलों की संख्या नीचे। अब थोड़ा सा और चेंजिंग करेंगे, और क्या चेंजिंग करेंगे, अब हम लोग विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार बराबर कितना होता है, जो विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार होता है वो होता है विलेय का भार ग्राम में बटे तुल्यांकी भार, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। और विलेय के मोलों की जो संख्या होती है वो क्या होती है, विलेय के मोलों की संख्या होती है विलेय का भार ग्राम में और बटे परमाणु भार या अणु भार जो भी उसका है। तो यहाँ पर तो H2SO4 है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर अणु है, तो अणु भार लेंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर भी विलेय का भार ग्राम में ऊपर था और यहाँ पर भी विलेय का भार ग्राम में ऊपर था, तो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो परमाणु या अणु भार है चल जाएगा ऊपर और तुल्यांकी भार आ जाएगा नीचे, तो वही मैंने नीचे लिखा है। तो N/M क्या मिल जाएगा हम लोग को, अणु भार ऊपर और तुल्यांकी भार नीचे। अब तुल्यांकी भार को भी चेंज करेंगे, वो कैसे चेंज करेंगे, हम लोग जानते हैं कि जो तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है, तुल्यांकी भार बराबर होता है परमाणु या अणु भार, परमाणु या अणु भार बटे क्षारकता। यदि वो क्या है, अम्ल है तो उसकी क्षारकता लेंगे, और यदि वो क्षार है तो उसकी अम्लीयता लेंगे। तो यहाँ पर H2SO4 एक अम्ल है तो उसकी क्षारकता हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर अणु भार कितना दिया गया था, अणु भार से अणु भार भी हमें यहाँ से कट जाएगा, मैंने यहाँ पर रख कर काट लिया गया। अणु भार आया था हम लोग को 98 H2SO4 का, तो रख लिए, तो दोनों कट गया अणु भार से अणु भार। और क्षारकता ऐसी कितनी, H2SO4 की जो क्षारकता होती है यहाँ पर, यदि H2SO4 का हम लोग आयनन कराएं तो यहाँ से हम लोग को 2H+ आयन मिलेगा, 2H+ आयन मिलेगा ना यहाँ से, तो यहाँ से जो इसकी क्षारकता है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो हम लोग क्षारकता से भाग लगा दिए, तो 2 ऊपर चला जाएगा कटने के बाद, तो क्या मिल जाएगा N/M, N का मतलब नॉर्मलता बटे मोलरता बराबर कितना मिल जाएगा, 2। तो हम लोग को मोलरता तो दी गई थी, नॉर्मलता पता करना था, तो यहाँ पर कितना, अगर यदि मान निकालें नॉर्मलता का तो मिल जाएगा 2M, M चल जाएगा गुणे में, और M का मान हम लोग को दिया था शुरू में ही कि एक H2SO4 है, कितना दिया गया था, 1 H2SO4 हम लोग को दिया गया था, तो मोलरता उसकी कितनी है, 1 है, तो मोलरता का मान रख देंगे यहाँ पर, तो N का मान कितना मिल जाएगा हम लोग को, N बराबर 2 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर या ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। ठीक, इतनी चीज हम लोग को मिल गई, N का मान मिल गया। अब हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ से देखिए, हम लोग जानते हैं कि जो तुल्यांकी चालकता होती है λEq, वो होती है कप्पा इंटू 1000 बट्टे में n का मान हम लोग को पता चल गया, तो तुल्यांकी चालकता है उसको निकाल लेंगे। तो λEq बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कप्पा का मान तो दिया गया था 26 × 10⁻², और जो 1000 तो कांस्टेंट रहेगा ही, और n का मान हम लोग को निकाल लिए 2 से काट देंगे 26 को तो मिल जाएगा 13, और इधर से जब कैलकुलेशन करा लेंगे तो मिल जाएगा 10⁻2 + 3, यहाँ पर 3 जीरो है ना, तो 3 मिल जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा सिर्फ मिलेगा 10, तो 30 × 10 कराएंगे तो मिल जाएगा 130, अर्थात जो तुल्यांकी चालकता है वो कितनी मिल जाएगी, 130 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम तुल्यांक इनवर्स, ये इसका मात्रक है। ठीक, इतना क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया था दूसरे के ग नंबर प्रश्न में। ठीक, अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद कौन सा प्रश्न है, इसके बाद हम लोग का प्रश्न है दूसरे का घ नंबर प्रश्न, और इसमें क्या बोल रहा है, स्कंदन की हार्डी सुलजे नियम क्या है समझाइए, अर्थात हार्डी सुलजे नियम के बारे में हम लोग को बताना है। यहाँ पर देखिए हार्डी और सुलजे 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर ये नियम दिया था। तो आंसर में लिखेंगे इसे क्या, पहले तो डाल लेंगे हेडिंग क्या है, दूसरे का ग नंबर यह प्रश्न है। ठीक, और इसमें लिखेंगे हार्डी सुलजे नियम डाल लेंगे आप लोग हेडिंग, और इसमें लिखेंगे क्या, थोड़ा सा पेन बदल ले रहा हूँ मैं। ठीक, हार्डी सुलजे नियम डाल देंगे हेडिंग, और लिखेंगे हार्डी सुलजे नियम के अनुसार किसी कोलाइडी विलयन को अस्कंदित करने के लिए विपरीत
विपरीत आवेश युक्त विद्युत अपघट्य की आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसके द्वारा कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। यदि आप लोग को बात नहीं समझ में आएगी तो मैं भी आप लोग को समझा दे रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये है, यदि कोई हमारे पास धनावेशित सॉल है या धनावेशित कोलाइडी विलयन है तो इसको स्कंदित करने के लिए अर्थात उसको तली में बैठाने के लिए हम लोग को ऋणावेशित विलयन लाना पड़ेगा। कहने का मतलब यदि ये है कि यदि एक कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उसको उसको क्या उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें क्या लाना पड़ेगा, निगेटिव चार्ज तो लाना पड़ेगा ना। वही बात है, वही बोले कि हार्डी-सुलजे नियम के अनुसार किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने के लिए विपरीत आवेश युक्त विद्युत अपघट्य अर्थात जैसा भी है, यदि वो पॉजिटिव है तो निगेटिव लाइए, निगेटिव है तो पॉजिटिव लाइए, युक्त विद्युत अपघट्य आयनों की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसके द्वारा कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की क्षमता भी उतनी अधिक होगी। ठीक, अब देखिए जैसे उसके क्या लिखेंगे उदाहरण में, जैसे धनावेशित सॉल क्या है, धनावेशित सॉल है FeOH का थराइस को स्कंदित करने के लिए, ये है धनावेशित सॉल, तो इसको स्कंदित करने के लिए कौन सा सॉल लाएंगे, ऋणावेशित सॉल लाएंगे। स्कंदित करने के लिए ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न होगा, अर्थात जितने अधिक ज्यादा ऋणायन होंगे इसको स्कंदित करने में उतना ही सफल होंगे। ठीक, तो इसको कौन से पहले जैसे कि दिया है FeCN4 की पावर में -4, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसके आयनों की जितनी संयोजकता है वो कितनी है, -4 है, तो इसको जल्दी से स्कंदित कर देगा। इसकी देखिए पावर में -3 है तो थोड़ा सा देर में करेगा, -2 है उसको धीरे करेगा, Cl है उससे भी धीरे करेगा, तो सबसे तेज कौन करेगा स्कंदित, FeCN4 की पावर -4। ठीक, अब देखिए पावर में इसे नहीं बोलते हैं, उसकी क्या बोलते हैं, -4 डायरेक्ट बोल देते हैं। अब लिखेंगे आगे, इसी प्रकार ऋणावेशित सॉल AS2S3 को स्कंदित करने के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम निम्न है। देखिए AS2S3 एक है ऋणावेशित सॉल, अब इसको स्कंदित करने के लिए हमें धनावेशित सॉल लाना पड़ेगा, तो जैसे कि Al3+ है, Ba2+ है, या Mg2+ है, या Na+ है। देखिए सबसे बड़ा कौन है, Al3+, फिर Ba2+ या Mg2+, फिर इससे बड़ा क्या है Na+। तो यदि हम लोग इससे इसको स्कंदित करते हैं तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। ठीक, ये तो हम लोग का कौन सा प्रश्न हो गया, दूसरे का घ नंबर प्रश्न हो गया। अब इसके बाद हम लोग आएगा तीसरे नंबर का प्रश्न। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रश्न नंबर 3 बोला है क सरल घनी एकक कोष्ठिका में संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है, बहुत ही सरल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम लोग प्रश्नोत्तर नंबर 3, तो पहले ऊपर हेडिंग लिखेंगे, साफ साफ अक्षरों में हेडिंग लिखना है कि जो भी कॉपी चेक कर रहा है एग्जाम में उसको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। और प्रश्नोत्तर 3 का कौन सा प्रश्न है, 3 का क है ना, 3 का क डाल देंगे। और उसके बाद लिखेंगे क्या, उसके बाद लिखेंगे पहला प्रश्न का उत्तर में लिखेंगे सरल या आद्य एकक घनीय कोष्ठिका की संकुलन क्षमता। ठीक, संकुलन क्षमता, और लिखेंगे हम जानते हैं कि सरल एकक घनीय कोष्ठिका में घन के 8 कोनों पर 8 अवयवी कण स्थित होते हैं। ये तो हम सब लोग जानते हैं कि जितने भी एकक सेल होते हैं, जैसे कि यदि ये कोई एकक सेल में है तो इसके 8 कोने पर कितने परमाणु होते हैं, 8 परमाणु होते हैं। सरल एकक घनीय कोष्ठिका में कुल परमाणुओं की संख्या 1 होती है। जैसे कि 8 परमाणु कोने पर हैं तो सबका मात्रा कोष्ठिका में योगदान कितना होता है, 1/8 होता है। तो यदि हम लोग 1/8 गुणा 8 करें तो कितना मिलेगा, कट कर हम लोग को 1 मिलेगा ना, तो इसमें परमाणुओं की संख्या होती है 1। ठीक, अब यदि हम लोग इसको जूम करें, किसको, इस एकक कोष्ठिका को जूम करके हम लोग ऊपर से देखें, यहाँ से यदि हम लोग देखें और इसको एज मानिए कि ये तो हम लोग जब चित्र बनाते हैं तो इसको दूर दूर करके दिखाते हैं, जब इसको हम लोग एक क्रिस्टल के रूप में देखेंगे तो ये ऊपर से कुछ इस प्रकार से सटा हुआ दिखाई देगा, आपस में सारे परमाणु सटे हुए दिखाई देंगे। तो क्या करेंगे, इन सभी के केंद्र बिंदुओं को मिला देंगे, जितने भी गोले हैं उनके केंद्र बिंदुओं को मिला देंगे इस प्रकार से।
और हम लोग जानते हैं कि इसके जो कोर की लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके ये क्या बन गया, एक वर्ग बन गया ना। तो इसके कोर की लंबाई हम लोग क्या मान लिए हैं, ए मान लिए हैं। और जो इसकी त्रिज्याएं हैं, जितने भी गोले इसमें यूज हुए हैं, जितने परमाणु, उनकी त्रिज्याएं क्या है, स्मॉल आर हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है कोर की वो ए है। अब देखिए, अब लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, क्या चित्र से स्पष्ट है कि a बराबर 2r। कैसे, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, a है, और इसमें 2r हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ तक एक r है, अर्थात इसकी त्रिज्या, और यहाँ से यहाँ तक लेकर इसकी त्रिज्या है। तो कितने हो गए, 2 त्रिज्याएं हो गई। तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 2r मिल जाएगा। और हम लोग संकुलन क्षमता सूत्र जानते ही हैं कि एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन बटे में एकक कोष्ठिका का आयतन। यदि हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग को उस जितने भी वो क्या होता है, क्रिस्टल होता है, उसकी संकुलन क्षमता पता चल जाएगी। तो देखिए, एकक कोष्ठिका में परमाणुओं द्वारा घेरा गया आयतन, तो एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु हैं, बीसीसी जो क्या है, जो एसएससी है उसमें जिसमें परमाणुओं की संख्या होती है वो 1 होती है। और परमाणु जो परमाणु का आयतन वो कितना लेंगे, परमाणु एक गोले के रूप में है, तो एक गोले का आयतन ले लेंगे। गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर का क्यूब। और एकक कोष्ठिका का आयतन नीचे रखेंगे तो वो होता है ए का क्यूब। अब यहाँ पर हम लोग चेंज क्या करेंगे, चेंज हम लोग ये करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते थे कि जो ए था वो ए बराबर कितना था, 2r था। तो यहाँ पर हम लोग इसका मान रखेंगे, एक जगह पर रखेंगे 2r की पावर 3, तो यहाँ से मिल जाएगा 8r की पावर 3। तो यहाँ से देखिए, r की पावर 3 से r की पावर 3 तो कैंसिल हो जाएगा, और मिल जाएगा 4/3 पाई बटे में 8। तो 4/3 पाई जो है, पाई तो ऊपर ही रहेगा, 4/3, और देखिए 4 से जो 8 है वो 2 बार में यहाँ पर कट जाएगा, तो मिल जाएगा पाई/6। 3 दूना 6 मिल जाएगा, नीचे गुणा करा करना, तो पाई/6 इसका मान मिल जाएगा। और पाई का मान होता है 3.14। पाई का मान कितना होता है, 3.14, और 6 नीचे था। दोनों का जब हम लोग भाग लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा, जब दोनों का भाग लगाएंगे तो अब यहाँ पर देखिए, यदि हमें संकुलन क्षमता हम लोग को निकालनी है किसमें, यदि संकुलन क्षमता हम लोग को परसेंटेज में निकालनी है, प्रतिशत में संकुलन क्षमता, तो 100 से गुणा करा देंगे तो परसेंटेज में हम लोग को मिल जाएगी, क्योंकि ये पहले से ही बटे में है। तब जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा तो हम लोग को मिलेगा 52.4% होती है किसकी, एकक आद्य घनीय एकक कोष्ठिका की जो संकुलन क्षमता होती है वो होती है 52.4%। अतः सरल आद्य एकक घनीय कोष्ठिका की संकुलन क्षमता बराबर 52.4%। ये हम लोग से पूछा था और हम लोग ने बता दिया। अब आगे देखिए, अब आगे इसका कौन सा प्रश्न है, अब आगे है तीसरे का ख नंबर प्रश्न। तीसरे का ख नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि अक्रिय गैसों की 2 विशेषताएं एवं उपयोग लिखिए। ठीक, तो डाल लेंगे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे। तीसरे का कौन सा प्रश्न है, ये तीसरे का ख है, और इसमें लिखेंगे क्या, अक्रिय गैसों की विशेषताएं एवं उपयोग, डाल लेंगे हेडिंग। और इसमें लिखेंगे पहले नंबर में क्या लिखेंगे, अक्रिय गैसों के अष्टक विन्यास पूरे होते हैं, अर्थात इनके जो बाहरी कोष होते हैं पूर्ण रूप से भरे होते हैं या अस्थायी होते हैं, कह सकते हैं। दूसरे में लिखेंगे पॉइंट में, अक्रिय गैसें एक परमाणुविक होती हैं, अर्थात ये जैसे कि Cl2 है, F2 है, ये जितने भी Br2 हैं, ये सभी क्या होती हैं, द्विपरमाणुक हैं। पर ये जितने भी गैसें होती हैं वो एक परमाणुक होती हैं, जैसे कि कौन कौन सी, हीलियम है, नाइट्रोजन है, नियान है, ये सभी गैसें कितनी होती हैं, एक परमाणुक होती हैं। ये इनकी विशेषताएं हैं। तीसरी विशेषता क्या लिखेंगे, अक्रिय गैसें रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, अर्थात जैसे कि हम लोग की यदि हाइड्रोजन गैस है तो ये इसका रासायनिक रूप से हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, परंतु जो नियान है, ऑर्गन है, ये हीलियम है, ये सब जितने भी अक्रिय गैसें हैं इनका हम लोग रासायनिक रूप से उपयोग नहीं कर सकते, ये लोग रासायनिक रूप से क्या है, निष्क्रिय होती हैं। ये तो हो गई इनकी विशेषताएं। अब लिखेंगे इनके उपयोग में क्या लिखेंगे, पहले नंबर में निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, दूसरे में क्या लिखेंगे, वायुयानों के टायरों में भरने में, तीसरे में लिखेंगे विद्युत बल्बों में भरने में। इतनी पॉइंट आप लोग लिख देंगे, पूरे का पूरे नंबर मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद तीसरे का ग नंबर प्रश्न है, बोल रहा है निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। तो हम लोग को कुछ दिए गए हैं उप सहसंयोजक यौगिक जिनके IUPAC नाम लिखने हैं।
तो आंसर में लिखेंगे, डालेंगे पहले हेडिंग तीसरे का ग नंबर प्रश्न है, और इसमें पहला जो दिया गया है, पहला क्या है, पहला है PTNH3 का ट्वाइस ClNO2। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ध्यान में क्या रखते हैं, सबसे पहले हम लोग लिगेंड का नाम लिखते हैं, और लिगेंड में वो लिगेंड को चुनते हैं जिसका नाम वर्णमाला श्रृंखला में पहले आता है। तो देखिए जैसे कि यहाँ पर एमीन है, एमीन ए से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर 2 बार एमीन तो लिख देंगे डाई एमीन। यहाँ पर सी है, तो यहाँ पर सी किससे स्टार्ट होता है, बोल रहे हैं इसको क्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, डाई एमीन क्लोरिडो नाइट्रो प्लेटिनम सेकेंड। यहाँ पर पूरा नाम कैसे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लिगेंड को, लिगेंड के नाम, तो सबसे पहले आएगा डाई एमीन, फिर क्लोरिडो, फिर नाइट्रो, फिर उसके बाद ये प्लेटिनम, और ये प्लेटिनम की जितनी भी संयोजकता आ रही है उसको लिख देंगे कोष्टक के भीतर। ये हो गया इसका नाम। अब इसके आगे देखिए जो दूसरा दिया गया है उप सहसंयोजक यौगिक, वो दिया गया है K3Cr2H4 का थराइस। तो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे पोटेशियम। देखिए अब जितने भी पहले बाहर के जितने परमाणु होते हैं धनात्मक वाले, उनका नामकरण पहले करते हैं, तो क्या है पहले पोटेशियम, इसको लिख लेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे इसके जो लिगेंड है वो कौन कौन से लिगेंड, तो यहाँ पर देखिए लिगेंड है Cr2H4, तो लिखेंगे ट्राई एथिलीन, इसको क्या बोलते हैं, एथिलीन बोलते हैं C2H4 को, या फिर हम लोग को एथिलीन बोलते हैं, और इसको जब हम लोग आईपीएससी में देखते हैं तो एथिन बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या, इसको आईपीएससी इस वाले पार्ट को नहीं लिखना है, सिर्फ इसको हम लोग को नॉर्मल लिखना है। तो ट्राई एथिलीन क्रोमेट, यहाँ पर Cr को क्या लिखेंगे, क्रोमेट, और जितने भी इसकी संयोजकता है वो कितनी है, थर्ड है, अर्थात इसकी संयोजकता 3 है, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे थर्ड। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम। जो लोग पढ़े होंगे इसको बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अब आगे देखिए, अब आगे प्रश्न है प्रश्न 4। प्रश्न 4 क्या बोल रहा है कि प्रश्न 4 है, प्रश्न 4 का क 0.05 मोल। देखिए यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन कराना भूल गया था, कौन सा, कि तीसरे का जो गण प्रश्न था, डीएनए तथा आरएनए के महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। मैं यहाँ पर जब ये बना रहा था वीडियो, मतलब कि जब मैंने इसको पहले कंटेंट तैयार कर रहा था, तो यहाँ पर मैं लिखना ही भूल गया था, इस प्रश्न को मैं ध्यान नहीं दिया था, तो चलिए मैं इसको बाद में करा दूंगा। अब आगे प्रश्न देख लीजिए चौथे का क कि 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH विलयन के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध 5.55 × 10⁻³ ओम है। इसका व्यास 1 सेंटीमीटर एवं लंबाई 50 सेंटीमीटर है। इसकी प्रतिरोधकता अर्थात रो का मान, विशिष्ट चालकता अर्थात कप्पा का मान तथा मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन बहुत ही लोगों से नहीं बन पाएगा। ठीक, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। लिखेंगे आप लोग हेडिंग में प्रश्नोत्तर नंबर 4, और इसमें लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4 का कौन सा है, अर्थात जो प्रश्न 4 है उसका कौन सा है, पहला प्रश्न है ना, तो लिख देंगे क प्रश्न, और लिखेंगे क्या कि दिया है NaOH विलयन की सांद्रता बराबर 0.05 मोल प्रति लीटर। ठीक, क्या लिखेंगे, NaOH की जो विलयन की सांद्रता है वो कितनी है, NaOH विलयन की सांद्रता 0.05 मोल प्रति लीटर, और इसके बाद दिया गया है विलयन का प्रतिरोध कितना दिया गया है, 5.5 × 10⁻³ ओम, और दिया है विलयन स्तंभ का व्यास जो D है उसका मान है 1 सेंटीमीटर। और तब यदि विलयन का हमको व्यास पता चल गया उसके स्तंभ का, तो इसकी त्रिज्या भी तो मालूम कर सकते हैं ना, तो त्रिज्या कितनी मिल जाएगी, 1 है उसका व्यास, तो त्रिज्या मिल जाएगी 1/2, तो से भाग कर देंगे। अब बोला है विलयन स्तंभ की लंबाई भी दिया है, L का मान तो कितना है 50 सेंटीमीटर, और पूछ रहा है हम लोग से विलयन की प्रतिरोधकता और विलयन की विशिष्ट चालकता का मान हम लोग को बताना है। अब इसको और एक क्वेश्चन और पूछा था कि मोलर चालकता अर्थात λm का मान भी बताना है। अब देखिए कैसे इसको अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। लिखेंगे, हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध बराबर क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो इंटू L/A। उस विलयन के स्तंभ जितनी लंबाई है उसको लेंगे ऊपर, और जो विलयन का जो उसका परिच्छेद क्षेत्रफल है उसका मान लेंगे A। ठीक, हम लोग को उसकी प्रतिरोध तो दिया गया था, हम लोग को निकालना था विशिष्ट प्रतिरोध। तो जब हम लोग यहाँ से विशिष्ट प्रतिरोध अर्थात रो का मान निकालेंगे तो वो मिल जाएगा R/L इंटू
ए। और यहाँ पर हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आर का मान तो हम लोग को दिया गया था, कितना दिया गया था आर का मान दिया गया था 5.5 गुणे 10⁻³ और एल का मान दिया गया था उसकी लंबाई स्तंभ की 50 थी। और ए का मान कैसे निकालेंगे, देखिए अब ये विलियन का स्तंभ है तो उसको एक प्रकार से कैसे लेंगे, बेलनाकार अक्ष पे लेंगे, तो उसके जो परिच्छेद क्षेत्रफल है वो कितना लेंगे, πr² उतना लेंगे ना। और उसके जो व्यास दिया गया था वो दिया गया था 1, तो पाई हम लोग को आर चाहिए तो आर मिल गया था 1/2, तो मिल जाएगा पाई इंटू 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक, इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई। अब यहाँ से पाई का मान भी रख लेंगे हम लोग 3.14 और इस जब पूरी तरीके से सॉल्व करते हुए आएंगे तो रो का मान हम लोग को मिल जाएगा 87.13 ओम सेंटीमीटर। ठीक, ये हम लोग को मिल गया विशिष्ट प्रतिरोध का मान। अब हम लोग को निकालना है क्या, विशिष्ट चालकता। हम लोग जानते हैं कि जो विशिष्ट चालकता होती है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो क्या निकाल लेंगे, विशिष्ट चालकता बराबर जो कप्पा है उसका मान मिल जाएगा 1/रो। और हम लोगों ने अभी निकाला था रो का मान, देखिए रो का मान हम लोगों ने निकाला था कितना, 87.13 ओम सेंटीमीटर। तो यहीं पर उसका मान लियाकर रख देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कप्पा बराबर 0.0114 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, इतना मान मिल गया। अब एक क्वेश्चन और पूछा था इसी में कि मोलर चालकता बता दीजिए, लैम्डा एम का मान बता दीजिए। हम लोग जानते हैं कि जो मोलर चालकता होती है उसका मान होता है कप्पा इंटू 1000/c। ठीक, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम लोग जानते हैं कि जो सांद्रता सी है वो पहले बोल दिया था, उस क्वेश्चन में बोला था जो उस विलयन की सांद्रता है वो 0.05 मोल लीटर इनवर्स है। मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, देखिए NaOH की जो सांद्रता दी गई थी पहले ही 0.05 मोल लीटर इनवर्स या मोल प्रति लीटर दी गई थी। तो इसको हम लोग यूज कर लेंगे, चलते हैं नीचे। हाँ, तो मोलर चालकता बराबर क्या मिल जाएगी, लैम्डा एम बराबर कप्पा इंटू 1000/सी। सी के स्थान पर यहाँ पर हम मोलरता का भी यूज कर सकते हैं, परंतु यहाँ पर मोलरता नहीं दी गई है तो उसकी सांद्रता का हम लोग यूज करेंगे। तो लैम्डा एम बराबर मिल जाएगा, मान रख दीजिए, कप्पा का मान हम लोग यहाँ से रख देंगे और 1000 तो पहले से ही है और सी का मान दिया था 0.05। जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हम लोग को मान मिल जाएगा क्या, मान मिल जाएगा लैम्डा एम इक्वल टू 228 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक, इसको हम लोग कर लेते हैं ब्रैकेट में बंद। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग को क्या है, इसके बाद हम लोग को चौथे का ख नंबर प्रश्न है। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। और पहला है पेप्टीकरण और दूसरा है अपोहन। इस पर हम लोग क्या करना है, टिप्पणी करना है, छोटे शब्दों में अर्थात संक्षिप्त में कुछ इसके बारे में बताना है। तो क्या डालेंगे आप लोग, डालेंगे हेडिंग क्या है, चौथे का ख नंबर प्रश्न है और उसके अंतर्गत है पेप्टीकरण। इसको पेप्टाइजेशन या पेप्टन भी कहते हैं। तो इसमें लिखेंगे किसी ताजा बने अवक्षेप में उचित विद्युत अपघट्य मिलाकर पुनः कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को पेप्टीकरण कहते हैं। यह स्कंदन की एक विपरीत प्रक्रिया है, यह स्कंदन की विपरीत प्रक्रिया, अर्थात हम लोग जानते हैं कि स्कंदन में क्या होता है, स्कंदन में हम लोग किसी धनावेशित या यदि कोई धनावेशित सॉल है तो उसमें ऋणावेशित सॉल मिलाकर उसे निरस्त कर देते हैं और तली में बैठा देते हैं, उसको स्कंदित कर देते हैं। परंतु जब ये इस पेप्टीकरण की बात होती है तो स्कंदित सॉल में हम लोग ऐसे किसी विद्युत अपघट्य को मिलाते हैं जिससे कि उसका क्या मिल जाए, उसका कोलाइडी विलयन फिर से प्राप्त हो जाए। तो ये कोलाइडी विलयन को पुनः बनाने की प्रक्रिया है और जो स्कंदन थी वो कोलाइडी विलयन को स्कंदित करने की प्रक्रिया थी। ठीक, आप लोग इसको थोड़ा सा रिलेट कर चलिएगा। अब लिखेंगे आगे, इसमें प्रयुक्त विद्युत अपघट्य को पेप्टीकारक कहते हैं। ये थोड़ा सा अदर पॉइंट हो गई, जैसे कि FeOH का थराइस के अवक्षेप में FeCl3 मिलाकर कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक, ये एक एग्जाम्पल आप लोग लिख देंगे, उसमें थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर नहीं होगा क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर पेज मुड़ गया था, इसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा। अब आगे है, इसमें तो पहला बोला था पेप्टीकरण और दूसरा बोला था अपोहन। अब अपोहन में क्या लिखेंगे, डाल देंगे हेडिंग, दूसरा क्या है अपोहन, और इसमें लिखेंगे चर्मपत्र द्वारा कोलाइडी विलयन में अशुद्धि के रूप में उपस्थित वास्तविक विलयन के कणों को विसरण के द्वारा अलग करने के कणों को विसरण द्वारा अलग करके शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त करने की प्रक्रिया को अपोहन कहते हैं। अर्थात इससे भी कोलाइडी विलयन को हम लोग प्राप्त करते हैं।
इसे इंग्लिश में कहते हैं डायलिसिस। क्या कहते हैं? डायलिसिस। अब देखिए इसको आप लोग चित्र के माध्यम से समझिए, अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अशुद्ध कोलाइडी विलयन है, ठीक। यहाँ पर क्या है, एक अशुद्ध कोलाइडी विलयन है जिसको मैंने इस चर्म पत्र में भर रखा है। ये चर्म पत्र है ना, इसमें मैंने भर रखा है, चर्म पत्र का थैला है जिसे अपवाहक कहते हैं। इसमें मैंने अशुद्ध कोलाइडी विलयन भर रखा है और इसमें क्या कर रहा हूँ, इसको जल की धारा में डुबा कर इसमें मैं जल प्रवाहित कर रहा हूँ। देखिए यहाँ से जल जा रहा है अंदर और इसमें पूरे पूरे में भरा है पात्र में जल, और इसमें डूबो कर इसमें लगातार जल प्रवाहित करते जा रहे हैं। तो क्या होगा, जो ये अशुद्ध कोलाइडी विलयन है इसमें से जितने भी आयन होंगे, कौन से कण, इसमें जितने भी वास्तविक विलयन के कण होंगे, वास्तविक विलयन के कण जो छोटे छोटे कण हैं या फिर उससे बड़े कण हैं, वो छन कर अलग हो जाएंगे और इसमें शुद्ध कोलाइडी विलयन सिर्फ बच जाएगा। ये हम लोग की प्रक्रिया अपवहन कहलाती है। इससे हम लोग शुद्ध कोलाइडी विलयन को प्राप्त करते हैं, ठीक। अब आगे देखिए, अब आगे प्रश्न है चौथे का हम लोग का घ नंबर प्रश्न हो गया था, चौथे का ख नंबर प्रश्न हो गया था। अब चौथे का ग नंबर प्रश्न है, बोल रहा है चौथे का ग नंबर प्रश्न में प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमिनो की पहचान की विधि रासायनिक समीकरण सहित लिखना है, ठीक। 3 नंबर का ये प्रश्न है। तो आप लोग क्या डालेंगे, आप लोग डाल देंगे हेडिंग कौन सा है, चौथे का ग नंबर प्रश्न है, और इसमें लिखेंगे प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमिनो की पहचान, ये हेडिंग डालेंगे। और इस पहचान को करने का जो परीक्षण उसको क्या लिखते हैं, हिंसबर्ग परीक्षण। इसी के माध्यम से हम लोग प्राथमिक द्वितीयक व तृतीयक एमिनो की पहचान करते हैं, ठीक। अब लिखेंगे इसमें प्राथमिक एमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl या हिंसबर्ग अभिकर्मक। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं हिंसबर्ग अभिकर्मक। क्या, प्राथमिक एमीन जो होता है वो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, इसमें C6H5SO2Cl से क्रिया करके N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH विलयन में विलेय है। इतनी बात आप लोग पहले समझिए, फिर अब ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ आगे, ठीक। इतनी बात क्लियर है। ये जो प्राथमिक एमीन होता है वो ऐसा व्यवहार करता है किसके साथ, हिंसबर्ग अभिकर्मक के साथ। फिर आगे लिखेंगे द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया करके NN एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड बनाता है जो KOH विलयन में अविलेय है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग क्या यहाँ पर डिफरेंस है, जो प्राथमिक एमीन C6H5SO2Cl से क्रिया करके जो बना रहा था वो तो क्या था, वो हम लोग का KOH विलयन में विलेय था, KOH विलयन में वो विलेय था। पर यहाँ पर जो द्वितीयक एमीन है वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया कर रहा है, तो जो भी बना रहा है NN एल्किल डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड वो KOH विलयन में विलेय है। तो यहाँ पर अंतर मिल गया कि नहीं मिल गया, इसमें विभेद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। और जबकि ये ईथर में विलेय है, KOH विलयन में तो अविलेय है, बट क्या है, ये ईथर में विलेय है। अब आगे देखिए, अब तृतीयक एमीन की बात करेंगे। तृतीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक अर्थात C6H5SO2Cl में से क्रिया करके क्रिया नहीं करता है, तृतीयक एमीन उससे क्रिया ही नहीं करता है। यह प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीनों में विभेद का परीक्षण है। आप लोग मैं जानता हूँ थोड़ा सा कम समझ में आया होगा, पर अभी मैं यहाँ पर रिएक्शन दिखा रहा हूँ आप लोगों को, तो आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक। तो देखिए ये इन सब की रिएक्शन है। तो पहला क्या है, यहाँ पर हम लोग को है बेंजीन सल्फोनेमाइड, क्या दिया गया था उसका नाम, कि सल्फोनिल बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl, इसका नाम है हिंसबर्ग अभिकर्मक। तो उसको मैंने ले लिया है हिंसबर्ग अभिकर्मक को, और इसी क्रिया हम लोग किससे करानी है, इसकी क्रिया हम लोग करानी है प्राथमिक एमीन से। देखिए यहाँ पर क्या, प्राथमिक एमीन को हम लोग लिखते हैं ना RNH2 प्राथमिक एमीन ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ से मैंने H को, यहाँ पर देखिए यहाँ पर N है ना, तो मैंने H को ऐसे दाईं तरफ लिख दिया, ऐसे लिख दिया है, H को यहाँ पर बीच में N कर दिया है और H को इस प्रकार से इस रिएक्शन में यूज किया है, ठीक। और यहाँ से मैंने R लगा दिया है। इसी चीज को मैंने इस प्रकार से ऐसे बदला है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझिएगा, ठीक। जैसी क्रिया कराते हैं प्राथमिक एमीन की हिंसबर्ग अभिकर्मक से, तो हम लोग को मिलता है N एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड जो कि KOH विलयन में विलेय है। इतनी बात आप लोग समझ में आ गई। अब आगे देखिए, आगे हम लोग लेंगे द्वितीयक एमीन। कौन सा लेंगे,
द्वितीयक एमीन जब लेंगे तो वो क्या होगा, थोड़ा सा मैं इसको शॉर्ट कर दे रहा हूँ। हाँ अब ठीक है। तो जब हम लोग द्वितीयक एमीन लेंगे तो क्या होगा, वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से क्रिया तो करेगा और बनाएगा एनएन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो कि KOH विलियन में अविलय है। देखिए यहाँ पर एक आर ग्रुप यहाँ पर है और एक आर ग्रुप यहाँ पर, अर्थात एल्किल ग्रुप दो हैं और सिर्फ एक एच है। तो ये कौन सा हो गया, ये हम लोग का हो गया द्वितीयक एमीन। और जब द्वितीयक एमीन हिंसबर्ग अभिकर्मक से रिएक्शन करता है तो बनाता है एनएन डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनेमाइड, जो कि KOH विलियन में अविलय है। ये तो हो गया हम लोग का एक भी भेद। अब तीसरा बचा है हम लोग को तृतीयक एमीन। जो तृतीयक एमीन होता है RN, इसमें 3 R लगे होंगे अर्थात 3 एल्किल समूह होंगे। जो तृतीयक एमीन होगा वो हिंसबर्ग अभिकर्मक से कोई भी अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक, तो ये तो हम लोग का हो गया इसमें डिफरेंस का परीक्षण, जिसे कहते हैं हिंसबर्ग परीक्षण। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। अब इसके बाद देखिए, ये तो हम लोग का हो गया। अब आगे देखिए चौथे का घन भर प्रश्न, कि चौथे घन भर प्रश्न गत हो गया घन भर प्रश्न। देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए, इससे ग्लूकोसैकरिक अम्ल तथा ग्लूकोऑक्सिम कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण लिखिए। 1-1-1 अर्थात पूरे 3 नंबर का प्रश्न है और इसके बहुत हम लोग आसानी से कर लेंगे। देखिए आप लोग डालेंगे पहले तो हेडिंग कि कौन सा प्रश्न है, चौथे का घन भर प्रश्न है और इसमें आप लोग को क्या दिया गया है कि ग्लूकोज की संरचना लिखनी है। तो लिखेंगे ग्लूकोज की संरचना सूत्र निम्न है। यह है ग्लूकोज की संरचना सूत्र, वो होता है CHOCHOH का 4 टाइम और फिर C से बॉन्डिंग कराकर CH2OH, ये बन जाता है हम लोग को ग्लूकोज का सूत्र। अब इसमें 2 रिएक्शन पूछा गया है, कौन कौन सी रिएक्शन इसमें पूछा गया। पहला है ग्लूकोज से ग्लूकोसैकरिक अम्ल बनाना है। तो लिखेंगे क्या हम लोग इसमें थोड़ा सा पॉइंट में, ग्लूकोज का HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर ग्लूकोसैकरिक अम्ल बनता है। ठीक, अब इसकी देख लेते हैं हम लोग रिएक्शन। ये हम लोग का है ग्लूकोज। अब थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। अब देखिए ये हम लोग का ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज का हम लोग HNO3 द्वारा ऑक्सीकरण कराते हैं, ये हम लोग का ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हो रहा है, तो हम लोग को क्या मिलता है, ग्लूकोसैकरिक अम्ल, जिसका सूत्र हम लोग को ये मिलता है COOH CHO4 का CHOH 4 टाइम और COOH, अर्थात यहाँ से ये जितने भी एल्डिहाइड समूह हैं वो किसमें बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं कार्बोक्सिलिक समूह में, और यहाँ से भी ये हटकर बन जाता है कार्बोक्सिलिक समूह, जिसका नाम मिल जाता है हम लोग को ग्लूकोसैकरिक अम्ल। अब दूसरी रिएक्शन पूछा था हम लोग से, दूसरी रिएक्शन ग्लूकोज से ग्लूकोऑक्सिम बनाना है। तो इसमें लिखेंगे ग्लूकोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से कराने पर ग्लूकोऑक्सिम बनता है। तो यहाँ पर देखिए ये हम लोग का है ग्लूकोज और ये हाइड्रोक्सिल एमीन, जब इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो हम लोग को मिल जाएगा ग्लूकोऑक्सिम। ठीक, ये आप लोग के बुक में या कहीं भी या आपको रिएक्शन मिल जाएगी अच्छी तरीके से। जो पढ़े होंगे वो लोग इसको अच्छे तरीके से भी समझ रहेंगे और जो नहीं पढ़े होंगे उनको आप लोग ध्यान से बस देख लीजिए। अब इसके बाद कौन सा प्रश्न हम लोग को, अब यहाँ से प्रश्न 4 जो पूरी तरीके से खत्म हो गया। अब यहाँ से हम लोग का होगा प्रश्न 5। तो प्रश्न 5 का जो पहला प्रश्न है बोल रहा है किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर, किसी पदार्थ X के 4 ग्राम 100 ग्राम विलायक में डालने पर S का क्वथनांक 0.6 केल्विन बढ़ जाता है। तो पहला ज्ञात करना है S के हिमांक में कमी, दूसरा ज्ञात करना है S के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी, तीसरा ज्ञात करना है 300 केल्विन पर घोल या विलयन का परासर दाब, और चौथा ज्ञात करना है X का अणुक द्रव्यमान या अणु भार, पांचवा ज्ञात करना है जहां दिया है Kb बराबर 5, Kb बराबर दिया है 5 और Ks बराबर दिया है 32, S का आणविक द्रव्यमान बराबर दिया गया है 150 विलियन 150 और विलियन का घनत्व तो दिया गया है 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3। ये तो हम लोग को क्वेश्चन दे दिया गया और 5 इसमें क्वेश्चन पूछे गए और ये कितने नंबर का प्रश्न है, 4 नंबर का ये प्रश्न है, हम लोग को सॉल्व करना है। अब लिखेंगे कैसे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए पहले तो डाल लेंगे आप लोग हेडिंग, कौन सा प्रश्न है, ये प्रश्नोत्तर नंबर 5 अर्थात 5वें का प्रश्न का उत्तर है, पहला प्रश्न है क। ठीक, अब इसमें लिखेंगे दिया है क्या,
दिया है विलेय का भार, विलेय का भार कितना दिया गया है, 4 ग्राम दिया गया है। विलायक का भार दिया गया था 100 ग्राम। क्वथनांक में वृद्धि अर्थात डेल्टा टीबी दिया गया था 0.6 केल्विन। मोलल उन्नयन स्थिरांक केबी का मान दिया गया था 5 किलो, इसका मात्रक होता है केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और इसके बाद दिया गया था क्या, मोलल अवनमन स्थिरांक केएफ का मान 32 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और विलेय का आणविक द्रव्यमान भी दिया गया था 150 ग्राम प्रति मोल। और विलयन का घनत्व भी दिया गया था, डी का मान 1.6 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर की पावर -3 या प्रति मीटर क्यूब। ठीक, अब इसको पहला जो प्रश्न था उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला बोला था कि विलयन के हिमांक में कमी ज्ञात करनी है, अर्थात एस के हिमांक में कमी ज्ञात करनी है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हम लोग जानते हैं कि जो विलयन के जो क्वथनांक में उन्नयन होता है डेल्टा टीबी, वो होता है डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू एम। यहाँ पर एम क्या है, एम है मोललता और केबी यहाँ पर है मोलल उन्नयन स्थिरांक। ठीक, और जो डेल्टा टीएफ है वो क्या है, हिमांक में अवनमन, विलयन के हिमांक में अवनमन है और इसका मान होता है केएफ इंटू एम, जहां पर जो केएफ होता है वो होता है मोलल अवनमन स्थिरांक और एम क्या होता है, वो होती है मोललता। जब इन दोनों का हम लोग भाग लगा देंगे, इन दोनों समीकरणों का, समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब भाग लगाएंगे तो मिल जाएगा डेल्टा टीबी बटे में डेल्टा टीएफ बराबर में केबी बाई केएफ। तो यहाँ पर केबी और केएफ का तो मान दिया गया था और डेल्टा टीबी का भी मान दिया गया। देखिए दिखा रहा हूँ प्रश्न में आपको, देखिए डेल्टा टीबी का मान दिया गया था, केबी का मान भी दिया गया था और केएफ का मान भी दिया गया था। तो हम लोग यहाँ से डेल्टा टीएफ का मान तो पता कर ही सकते हैं, अर्थात हिमांक में ऑनर पता कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं आसानी से। डेल्टा टीबी का मान रख देंगे, केबी और केएफ का मान रख देंगे, दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टीएफ बराबर मिल जाएगा 3.84 केल्विन। ठीक, ये हो गया हम लोग का पहला क्वेश्चन सॉल्व। अब इसी में दूसरा प्रश्न था कि एस के सापेक्ष वाष्प दाब में कमी अर्थात वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन पता करना है, जो भी उसमें हम लोग को दिया गया था पदार्थ एक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, क्या याद करना है हम लोग को, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो इसका पहले सूत्र लगा देंगे। वाष्प दाब जो अपेक्षिक अवनमन का सूत्र होता है वो होता है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर, यदि राउल्ट के नियम से इसकी तुलना करें तो मिल जाता है हम लोग का एन बी मोल प्रभाज के बराबर होता है विलय के। तो विलय का मोल प्रभाज ऊपर और विलयन का मोल प्रभाज नीचे। और हम लोग जानते हैं कि तनु विलयन के लिए हम लोग विलय का मोल प्रभाज प्लस विलायक का मोल प्रभाज दोनों को हम लोग विलायक के मोल प्रभाज के बराबर ही कंसिडर कर लेते हैं। क्यों, जैसे कि समझिए, जैसे कि मैंने 1 गिलास पानी लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। ठीक, तो यहाँ पर तो गिलास में पानी क्या है, जो पानी है वो 1 गिलास है और जो नमक है वो 2 चम्मच है। फिर भी यहाँ पर नमक की क्वांटिटी इतनी है कि आप लोग यदि पानी को पियेंगे तो नमकीन लगेगा। यदि मैं कह दूं कि 1 बाल्टी पानी है और उसमें सिर्फ 2 चम्मच नमक है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं हो पाएगा। यदि मैं कह दूं कि 1 ड्रम पानी है और उसमें 2 चम्मच या 3 चम्मच नमक है तो यहाँ पर उस नमक के रहने या न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही कहते हैं, उसे कहते हैं तनु विलयन। अर्थात उसमें क्या होता है कि विलय के जो मोल होते हैं उनका भी कोई कंसिडर नहीं किया जाता, सिर्फ विलायक कोई कंसिडर किया जाता है। ठीक, थोड़ा सा वो शॉर्ट कर लेता हूं। अब ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर में एन बी का मान कितना होता है। एन बी का मान हम लोग जानते हैं कि विलय का जो मोल होता है वो होता है विलय का भार बटे विलय का अणु भार। और यहाँ से एन बी अपॉन एन ए की जगह सिर्फ हम लोग क्या लेंगे, एन ए यूज करेंगे। और एन ए का मतलब है विलायक का मोल प्रभाव, विलायक का मोल। तो विलायक का मोल कैसे निकालेंगे, जब विलायक का मोल का निकालेंगे तो वो होगा विलय का भार बटे विलय का अणु भार। पर यहाँ पर जब नीचे है तो पलटेंगे तो गुणे में करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा क्या, यहाँ से हम लोग निकालेंगे वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। यहाँ पर सबका मान दिया गया है ऊपर, सबको रख करके वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन जब निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 0.0048। ठीक, ये हो गया हम लोग का। अब इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न बोला था कि 300 केल्विन पर घोल या विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है। ठीक, कितने केल्विन पर, 300 केल्विन पर। तो हम लोग जानते हैं कि देखिए
जो प्राथमिक दाब का सूत्र होता है वो होता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी या एनएसटी। वहां पर जो आर होता है वो सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। ठीक, अब देखिए वी बराबर क्या है, वी है हम लोग का आयतन, वी क्या है, आयतन है विलयन का। अब आयतन बराबर आप लोग क्या जानते हैं, आयतन बराबर जानते हैं कि आयतन बराबर होता है द्रव्यमान बटा घनत्व। तो हम लोग वी की जगह क्या लिख सकते हैं, द्रव्यमान डब्लू और घनत्व क्या है डी, इसका यूज कर सकते हैं, और बराबर एनआरटी चल ही रहा है। अब आगे देखिए, अब निकालेंगे यहाँ से विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान कैसे मिलेगा, विलयन का द्रव्यमान मिलेगा विलायक का द्रव्यमान और विलय का द्रव्यमान को जोड़ दीजिए। जैसे कि यदि मेरे पास 50 ग्राम पानी है, 50 ग्राम पानी है और इसमें 10 ग्राम नमक है, तो मैं क्या करूंगा, विलय और विलायक, विलय कौन सा यहाँ पर नमक, उस 5 ग्राम या 10 ग्राम जो भी है और जो विलायक है उन दोनों को ऐड कर दूंगा, तो संपूर्ण विलयन का मुझे द्रव्यमान मिल जाएगा। तो वही काम करेंगे। तो क्या था, जो विलायक था वो था कितना 100 ग्राम और जो विलय था वो कितना था 4 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा 104 ग्राम विलयन, विलयन का द्रव्यमान पूरा। ठीक, और हम लोग को विलयन का घनत्व तो पहले ही दे दिया था, क्वेश्चन में दिया था विलयन का घनत्व, थोड़ा सा जूम हो गया, कितना दिया गया था विलयन का घनत्व हम लोग को क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हम लोग को विलयन का घनत्व दिया गया था 1.6, 1.6 गुणा 10⁻3। तो जब इसको रख कर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा, पीवी क्या पर क्या था, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहाँ पर वी का मान हम लोग पूरा रख दें, यहाँ पर क्या द्रव्यमान बटा घनत्व, और देखिए यहाँ पर एन, एन क्या है यहाँ पर, एन मतलब क्या यहाँ पर है मोल, मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या होती है, विलय के मोलों की संख्या होती है विलय का भार ऊपर और बटे विलय का अणु भार नीचे, और आर हम लोग का सार्वत्रिक गैस नियतांक जिसका मान होता है 0.0821, और टी टेम्परेचर है तो उसका मान दिया गया था 300 केल्विन, तो 300 रख देंगे। जब इसको पूरी तरीके से रखकर सॉल्व करेंगे तो जो हम लोग का परासरण दाब पी है उसका मान हम लोग को निकल कर आएगा कितना, पी का मान हम लोग को निकल कर आएगा 10.104 एटीएम, इतना हम लोग को परासरण दाब का मान मिल जाएगा। ठीक, अब इसी में अगला प्रश्न था चौथा कि विलय एक्स का हमें क्या पता करना था, अणु भार में लोग को पता करना था। तो हम लोग ये तो जानते हैं ना कि जो विलय का अपेक्षिक वो है क्या, अपेक्षिक द्रव्यमान है वो कितना दिया गया था, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, इसका मान हम लोग इतना निकाले थे। अब यहाँ से हम लोग विलय का अणु भार निकालेंगे, विलय यहाँ पर कौन सा है, एम बी है, हम लोग को एम बी का यहाँ से मान निकालना है। तो सारे मान को हम लोग रख करके यहाँ से जब एम बी का मान निकालेंगे, विलय का अणु भार निकालेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा कितना, विलय का अणु भार हम लोग को मिल जाएगा 150, एम बी का मान कितना मिल जाएगा 150। इतने प्रश्न हम लोग को ज्ञात करने थे, 4 प्रश्न थे और 5वें नंबर में सिर्फ हम लोग को निर्देश दिया गया था। तो ये 4 प्रश्न करने थे, इसी में शॉर्ट के और 4 नंबर के ये प्रश्न थे, ये तो हो गए। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद हम लोग का प्रश्न है 5वें का ख प्रश्न, 5वें कौन सा प्रश्न है, ख प्रश्न, और इसमें बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा सन्निहित पदों को समझाइए, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक, इस चीज को आप लोग को बताना है। तो क्या डालेंगे, डालेंगे आप लोग हेडिंग, क्या डालेंगे, ख नंबर प्रश्न की हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या, थोड़ा सा इसको मिटा दे रहा हूँ, और लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निम्न होता है, क्या होता है, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग 10 बेस पर ए बटे में ए माइनस एक्स, ये हम लोग का क्या होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक होता है उसका सूत्र होता है, जहां पर ए बराबर अभिकारक पदार्थ की प्रारंभिक सांद्रता ए होती है और ए माइनस एक्स टी समय पश्चात अभिकारक की शेष मात्रा होती है। ये तो हम लोग को पता ही है। हम लोग को निकालना क्या, हम लोग को अर्ध आयुकाल के लिए निकालना है। तो लिखेंगे अर्ध आयुकाल पर अभिकारक की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। अर्ध आयुकाल का मतलब है कि आधा समय बीत चुका है, जब आधी टाइम बीतेगी तो आधा काम भी तो पूरा होगा, अर्थात अभिकारक सांद्रता भी आधी बचेगी, आधा काम तो हम लोग को पूरा हो जाएगा, अर्थात आधी रिएक्शन हो जाएगी। अतः टी बराबर टी हाफ पर, अर्थात जब समय आधा हो जाएगा तब जो बची हुई सांद्रता होगी अर्थात शेष सांद्रता वो कितनी होगी, आधी सांद्रता तो बचेगी। जैसे कि मेरी बात समझिए, यदि कोई रासायनिक अभिक्रिया है वो 10 मिनट तक पूरी जाती है, क्या होती है 10 मिनट में पूरी हो जाती है, तो वो 5 मिनट में आधी तो पूरी होगी,
सब बात समझ रहे हैं ना। तो क्या होगा, टी हाफ अर्थात आधे समय में जो क्रिया से सांद्रता होगी वो जाएगी A/2। अब क्या करेंगे, यहाँ से जहाँ जहाँ पर भी उस जो समीकरण था हम लोग का ये, अब जहाँ जहाँ पर टी है, जहाँ पर टी वहाँ पर लेंगे टी हाफ, और जहाँ जहाँ पर A-x वहाँ पर लेंगे A/2। तो मान रख देंगे हम लोग अब क्रिया में, जब मान रखेंगे टी की जगह टी हाफ और A-x की जगह पर लिखेंगे A/2, तो A से एक कैंसिल हो जाएगा और 2 चला जाएगा ऊपर, और मिल जाएगा हम लोग को K बराबर में 2.303 अपन टी हाफ log 10⁻²। और log 10 2 का मान कितना होता है, 0.3010 होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। और फिर यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जब 2.303 का गुणा हम लोग कराएंगे 0.30310 में, तो कितना मिल जाएगा, के बराबर 0.693 अपन टी हाफ, जो कि बहुत एक महत्वपूर्ण सूत्र है। और इसमें क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ये, अतः स्पष्ट है कि अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यहाँ से के का मान निकला है, जब टी हाफ का मान निकलेंगे अर्ध आयुकाल निकालेंगे तो के चला जाएगा नीचे। तो यहाँ पर ऐसा कोई पद नहीं है जिससे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है क्या, इस कोई रिएक्शन में ए है, एक्स है, कुछ भी नहीं है ना। तो यहाँ पर लिखा है अतः स्पष्ट है कि अर्ध आयुकाल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। यही हम लोग को क्वेश्चन में पूछा था कि उसको सिद्ध करके बताइए कि जो अर्धायुकाल है वो प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता, तो हम लोग हमने सिद्ध कर दिया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद क्या देखेंगे, अब इसके बाद 5वें का ग नंबर प्रश्न है। 5वें ग नंबर प्रश्न में बोल रहा है कि संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, संक्रमण तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित को समझाइए। पहला क्या है, पहला बोल रहा है ये रंगीन आयन बनाते हैं, इसको समझाइए। और दूसरा बोल रहा है ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं, इस बात को समझाइए। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे आप लोग पहले तो हेडिंग, पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कैसे हटा देता हूँ, अब ठीक है। अब पहले डालेंगे आप लोग हेडिंग क्या है, 5वें का ग नंबर प्रश्न है, और इसमें लिखना है हम लोग को संक्रमण तत्व के बारे में पहले, ठीक। तो क्या लिखेंगे, संक्रमण तत्व के बारे में लिखेंगे डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि ये एस ब्लॉक व पी ब्लॉक से पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण इनके गुण इनसे मिलते जुलते हैं। इतनी आप लोग लिख देंगे संक्रमण तत्व की परिभाषा में। अब फिर इसमें लिखेंगे, जो पहला क्वेश्चन बोला था कि ये रंगीन आयन बनाते हैं, तो इसके संदर्भ में लिखेंगे क्या, जो पहला पूछा था, ये संक्रमण धातुओं के डी ऑर्बिटल आंशिक रूप से भरे होने के कारण डी ऑर्बिटल के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दृश्य प्रकाश को अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं, अर्थात ऊर्जा ग्रहण करके अपनी अगली कक्षा में मूव कर जाते हैं, करके उच्च ऊर्जा स्तर में स्थानांतरित हो जाते हैं, तथा परावर्तित प्रकाश अनअवशोषित प्रकाश हमें रंगीन दिखाई देता है। जैसे कि आप लोग इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए कोई परमाणु है, ठीक, इसका नाभिक, इसके बाहरी कितनी है, कक्षाएं सारी हैं। तो क्या होता है, यदि यहाँ पर इसका कोई इलेक्ट्रॉन है, जो बाहरी डी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, वो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करता है, अर्थात उससे एनर्जी लेता है, और यहाँ से एनर्जी ले करके जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी उच्च ऊर्जा स्तर में, अर्थात इससे ऊपर वाली कक्षा में चला जाता है, और क्या करता है, एक ऐसे प्रकाश का उत्सर्जन करता है जो हमें क्या दिखाई देता है, वो हमें परावर्तित होकर चमकीला दिखाई देता है। तो यही कारण है कि जो हमें जितने भी आयन होते हैं डी ब्लॉक तत्व के, वो रंगीन यौगिक बनाते हैं या रंगीन आयन बनाते हैं। जैसे में Cu2+ आयन नीले रंग के होते हैं, Cu+ सफेद रंग के, तथा Ti3+ बैंगनी रंग के होते हैं। जो जितने भी ये सारे तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक। देखिए बोलते बोलते दोस्तों मेरी गर्दन थोड़ा सा दिक्कत में आ गई है, फिर आप लोगों के लिए देखिए मैं पूरी वीडियो आप कंप्लीट करके ही जाऊंगा। प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाइएगा, मेरी मेहनत को देख लीजिए। फिर आगे देखिए, अब दूसरे नंबर का प्रश्न है, बोल रहा है अब इसमें बोला था कि हम लोग को पहला प्रश्न था रंगीन आयन बनाते हैं, और दूसरा था ये अंतराकाशीय यौगिक बनाते हैं। तो उसके बारे में लिखेंगे संक्रमण तत्वों में छोटे परमाणु जैसे H अर्थात हाइड्रोजन, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन आदि की मापने या आदि को अपने अंतराकाशीय स्थलों में समाहित करने की क्षमता होती है, जिसके कारण अंतराकाशीय यौगिकों में अरस समीकरण मितीय दोष उत्पन्न हो जाता है।
जैसे कि अंतरकाशी अंतरकाशी का मतलब जैसे कि मान लीजिए ये कोई क्रिस्टल का परमाणु है, ठीक, इसको समझिए। और इसके बीच में यदि कोई परमाणु घुस जाता है, इनके बीच में कोई परमाणु घुस जाता है, तो इसे कहने का मतलब है कि इसके अंतराकाश में चला गया, तो क्या बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं। और इसका एग्जाम्पल है जैसे कि FeC और Fe8N, इसके एग्जाम्पल हो गए। आप लोग ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख दीजिएगा। अब आगे देखिए, अब आगे कौन सा हम लोग का प्रश्न है, अब आगे है 5वें का घ नंबर प्रश्न है। वो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है लिगेंड क्या है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा को कैसे प्रभावित करते हैं। तो ये क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, ये देखिए जो क्रिस्टल क्षेत्र से जितने प्रश्न थे आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में नहीं आएंगे, फिर भी यहाँ पर पूछ दिया गया है, ठीक। तो मैं यहाँ पर उसको बता नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैं लिगेंड के बारे में आप लोग को बता दे रहा हूँ। तो डालेंगे आप लोग हेडिंग घ प्रश्न में लिगेंड, और इसमें लिखेंगे वे परमाणु, अणु अथवा आयन जो उपसह संयोजन यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु अथवा आयन को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करके उनके साथ उपसह संयोजक आबंध बनाते हैं, लिगेंड कहलाते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एग्जांपल देता हूं, K4FeCN6, K4FeCN6, इसको देखिए। तो यहाँ पर जो CN है ना, यहाँ पर एक लिगेंड की तरह काम कर रहा है। जो क्या कर रहे हैं, यदि मैं इसको अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसको मिटाकर मैं फिर से बना रहा हूँ, कैसे, यहाँ पर जो CN, जो 6 CN परमाणु हैं, लिगेंड हैं, वो Fe को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर रहे हैं। वो कैसे, देखिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये जो धातु परमाणु Fe है, इसके चारों तरफ 6 CN परमाणु हैं, 6 CN परमाणु में बना दे रहा हूँ इस प्रकार से। आप लोग 3 मान लीजिए बन गए, 4 हो गए, इधर 1 बन जाएगा, 5 हो जाएगा, और नीचे एक हो जाएगा 6। अभी जितने भी CN परमाणु इसके साथ उपसह संयोजक क्या बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे, और किसी तरफ इसका मुख होगा तीर, Fe की तरफ इसका तीर होगा। ये करते हैं क्या, जो CN परमाणु होते हैं Fe को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं और इसके साथ उपसह संयोजक आबंध साझा करते हैं, इसी को कहते हैं लिगेंड। जो जितने भी परमाणु इलेक्ट्रॉन देते हैं, जैसे कि CN यहाँ पर है, तो ये क्या यहाँ पर करेगा, लिगेंड का काम करेगा। अब आगे देखिए, अब आगे प्रश्न 6 है, प्रश्न 5 भी खत्म हो गया हम लोग का धीरे धीरे। प्रश्न 6 का क है, निम्नलिखित को कारण से समझाइए। साधारण ताप पर ऑक्सीजन एक गैस है और सल्फर ठोस है। और दूसरा है हाइड्रोजन प्रबल ऑक्सीकारक है। तीसरा है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक बहुत कम होता है। तो देख लीजिए इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर मैंने दोनों शायद करा दिए हैं प्रश्न, रुकिए थोड़ा सा मैं देख लूँ। हाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग को करना क्या था, जूम हो गया, अब ठीक है। हम लोग को करना क्या था, हम लोग को देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न दिया गया है। या तो आप प्रश्न 6 का जो है ये पहला प्रश्न कर लीजिए, या फिर इसके अथवा दिया गया है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र बनाना है। आप लोग किसी एक कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दोनों को लिख दिया है, यही देखिए हो जाता है कभी कभी, मैंने दोनों प्रश्न करा दिए हैं। तो आप लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पहले प्रश्न को लिख लें या फिर दूसरे को कर लें। तो चलिए पहले को देख लीजिए, दूसरे को भी देख लीजिएगा। पहला प्रश्न है प्रश्नोत्तर 6 का, पहले तो डालेंगे हेडिंग, कौन सा प्रश्नोत्तर है, 6 का क है। और इसमें पहले नंबर में क्या है, समूह 16 का प्रथम तत्व, यहाँ पर ये पहला है, पर समूह 16 का प्रथम तत्व ऑक्सीजन है जो कि एक गैस है, जबकि अन्य सभी तत्व ठोस हैं। जो समूह 16 है ना, उसका जो पहला तत्व ऑक्सीजन है वही एक गैस है और बाकी सभी ठोस हैं। इसका कारण यह है कि ऑक्सीजन द्विपरमाणुक होता है, O2 के फॉर्म में होता है, जबकि सल्फर, सिलिकॉन और ये क्या है, सेलेनियम और टेलुरियम के अणु 8 परमाणु क्राउन शेप में अर्थात ताज के रूप में श्रृंखला बनाते हुए लगे होते हैं, जो उनको अस्थायित्व प्रदान करते हैं। अतः यही कारण ऑक्सीजन कमरे के ताप पर गैस है, जबकि सल्फर एक ठोस है। ये हम लोग क्वेश्चन ने पूछा था ना, तो क्या होता है, इसकी संरचना में थोड़ा सा फर्क होता है और कुछ नहीं। जैसे कि ये जो सल्फर होता है वो क्राउन शेप में इस प्रकार होता है, S8 की फॉर्म में होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है ना, क्राउन शेप की फॉर्म होता है, इसीलिए अस्थायी होता है, इसीलिए ठोस होता है। जबकि O2 इस फॉर्म में नहीं होता है, इसीलिए वो कमरे के ताप पर गैस होता है। बस आप लोग को इतनी चीज लिख देनी है। बोलते बोलते देखिए मेरा गला बैठ गया। अब आगे लिखेंगे,
दूसरा नंबर का जो प्रश्न बोला था वो बोला था हैलोजन प्रबल आक्सीकारक क्यों होते हैं, उसके बारे में बताना है। तो लिखेंगे हैलोजन प्रबल आक्सीकारक होते हैं क्योंकि ये किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करना चाहते हैं। एफ सबसे प्रबल आक्सीकारक है। ठीक, ये तो आप लोग सभी जानते होंगे, जितने भी हैलोजन ग्रुप के यौगिक तत्व होते हैं वो बहुत ही प्रबल आक्सीकारक होते हैं। फिर इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें और पूछा था कि उत्कृष्ट गैसों के क्वथनांक बहुत कम होता है, इसको लिखना है। तो क्यों कम होता है उत्कृष्ट गैसों का क्वथनांक? क्षीण वांडर वाल्स बलों की उपस्थिति के कारण अक्रिय गैसों जैसे कि हेलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान आदि की क्वथनांक बहुत निम्न होते हैं या बहुत कम होते हैं। किनके कारण? क्षीण वांडर वाल्स बलों के कारण। ये इतना प्रश्न हम लोग का अब सॉल्व हो गया। देखिए इसके अथवा में दिया गया था कौन सा प्रश्न है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए, इसके प्रमुख गुण एवं उपयोग भी लिखिए। तो देखिए इसमें लिखेंगे अथवा के प्रश्न में हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण या औद्योगिक निर्माण। अब देखिए इसको मैं कराऊंगा नहीं, सिर्फ मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। पीडीएफ में जाकर आप लोग इसको देख लीजिएगा और मैं सिर्फ आपको स्क्रॉल करके इसको दिखा दे रहा हूँ। तो देख लीजिए इसको कैसे आप लोग लिखेंगे। हेडिंग डालने के बाद इस प्रकार से आप लोग लिखेंगे और ये चित्र बना देंगे, जो कि चित्र तो बहुत ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंट है। और फिर इसमें पूछा था अमोनिया के कुछ गुण पूछा था, इसको बता देंगे, कुछ रिएक्शन दे देंगे जितना पूछा था, और अमोनिया के उपयोग के बारे में पूछा गया था तो लिख देंगे। देखिए अब दोस्तों इसको बनाने में जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। अब देखिए आप लोग यहाँ से स्टार्ट होता है आप लोग का अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न इसमें क्या है, छठे का ख नंबर प्रश्न कि पहला है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। पहला है रिएक्शन, पहला रायमंड टीमन अभिक्रिया पर टिप्पणी, दूसरा है कोल्बे अभिक्रिया और तीसरा है विलियमसन संश्लेषण। 3 प्रश्न है और 5 नंबर के प्रश्न है। चलिए तीनों को देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से करेंगे इन लोग को। हाँ तो पहला प्रश्न है रायमंड टीमन अभिक्रिया, हेडिंग क्या डालेंगे? रायमंड टीमन अभिक्रिया, छठे का ख नंबर प्रश्न में। ठीक, और लिखेंगे इसमें जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं NaOH या KOH के साथ 60 डिग्री सेल्सियस पर कराई जाती है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को रायमंड टीमन अभिक्रिया कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में आप लोग लिख कर यहाँ पर रख लीजिए कि ये जाएगा ही जाएगा, बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न आएगा ही आएगा। कई सालों से लगातार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसी कैसे देंगे रिएक्शन? देखिए यहाँ पर मैंने ले लिया फिनाल की मैं करा रहा हूँ क्लोरोफॉर्म के साथ और NaOH के साथ करा रहा हूँ 60 डिग्री सेल्सियस पर। तो हम लोग का बन रहा है सैलिसल्डिहाइड और इसके साथ बनेगा 3 NaCl और 2 जल के अणु बनेंगे। बस इतना लिख देना है। अब आगे बोला था कोल्बे अभिक्रिया के बारे में बताइए, तो डाल देंगे आप लोग हेडिंग क्या? कोल्बे अभिक्रिया, और इसमें लिखेंगे जब फिनाल की अभिक्रिया NaOH के साथ कराई जाती है तो सोडियम फिनाक्साइड बनता है, जिसकी CO2 से क्रिया करने के बाद जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक अम्ल बनता है। इस अभिक्रिया को कोल्बे अभिक्रिया कहते हैं। रिएक्शन देखकर समझिए, अच्छा समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग का क्या है, फिनॉल है, इसकी NaOH से क्रिया कर रहा हूँ तो फिनाक्साइड आयन यहाँ पर बन रहा है और फिनाक्साइड आयन बन रहा है। इसके बाद हम इसकी किससे क्रिया कराएंगे? CO2 से कराएंगे और ये बन जाएगा हम लोग को ये मध्यवर्ती यौगिक, और जब इसका जल अपघटन कराएंगे हम लोग तो बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। ये सैलिसिलिक इससे बनता है और रायमंड टीमन से सैलिसल्डिहाइड बनता है। बस अब देखिए अगला जो क्वेश्चन था, अगली अभिक्रिया पूछा था कि वो है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। इसमें क्या लिखेंगे? थोड़ा सा ठीक है। अब इसमें क्या लिखेंगे? विलियमसन संश्लेषण में जब सोडियम एल्कोक्साइड की क्रिया एल्किल हैलाइड से कराते हैं तो ईथर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम लोग का एल्किल हैलाइड है या हेलोएल्किन कह सकते हैं, और यहाँ पर सोडियम एल्कोक्साइड है। एल्कोक्साइड का मतलब यहाँ पर R है। यहाँ पर यदि एथिल समूह होता तो क्या बोलते हैं हम लोग? सोडियम एथॉक्साइड। मेथिल समूह होता तो बोलते हैं सोडियम मेथॉक्साइड। उसी तरह यहाँ पर यदि कोई यहाँ पर समूह नहीं है, सिर्फ दिखाया गया R से, तो बोलेंगे सोडियम एल्कोक्साइड। जब इसकी क्रिया होती है दोनों की तो बनता है हम लोग का यहाँ पर ईथर, और इसके साथ बन रहा है NaCl, क्योंकि यहाँ पर Na है। NaCl नहीं बनेगा, यहाँ पर बनेगा NaX, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग Cl लिया नहीं है ना। इसी के साथ मैंने देखिए यहाँ पर क्या इसके
समझने के लिए एक अच्छा रिएक्शन दे दिया है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर मेथिल क्लोराइड है, यहाँ पर एथिल लिख दिया मैंने, ये मेथिल क्लोराइड है, इसी क्रिया हो रही है सोडियम एथॉक्साइड से। जब क्रिया कराएंगे तो बन जाएगा हम लोग को एथिल मेथिल ईथर, या क्या बोलेंगे मेथॉक्सी एथेन, या एथॉक्सी मेथेन या मेथॉक्सी एथेन प्लस में NaCl बन रहा है। ठीक, अब इसके अथवा में प्रश्न दिया गया था, इसके अथवा में क्या प्रश्न दिया गया था, क्या होता है जब रासायनिक समीकरण देना है, फिनाल को जिंक के साथ गर्म किया जाता है। इतने सारे प्रश्न देखिए मैंने आप लोग को एडवांस में कराया ताकि आप लोग जाकर एग्जाम में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। तो सिर्फ मैं आप लोग को प्रश्न आप लोग स्क्रीन से देख लीजिएगा और उत्तर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उत्तर देख लीजिए इनके, और आप लोग इसकी शॉर्ट ले लीजिएगा या फिर मैं PDF तो दे ही रहा हूँ, आप लोग जाकर वहां से देख लीजिएगा। ये इतने प्रश्न है। अब आगे हम लोग का आखिरी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होगा, कौन सा, प्रश्नोत्तर हम लोग का 7। प्रश्न 7 बोल रहा है कि एरिल हाइलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति किन कारणों से कम क्रियाशील होते हैं। अर्थात एरिल हाइलाइड का मतलब जितने भी रिंग वाले हाइलाइड होते हैं। ठीक, अब इसको कैसे लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे हम लोग प्रश्नोत्तर 7, और इसमें है प्रश्नोत्तर 7 का क। ठीक, और इसमें लिखेंगे जब एरिल हाइलाइड का हैलोजन परमाणु किसी अन्य नाभिक रागी के द्वारा प्रतिस्थापित होता है तो इस अभिक्रिया को नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बात सही है। और फिर लिखेंगे आगे, एरिल हाइलाइड में CX आबंध, देखिए यहाँ पर C एक कोने पर और इसके साथ लगा X, तो CX आबंध अनुनाद के कारण अस्थायी होता है। यही होता है एरिल हाइलाइड में, अनुनाद के कारण सभी परमाणु अस्थायी होते हैं। इसलिए एरिल हाइलाइड नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कम देते हैं, परंतु उच्च ताप पर एवं दाब पर ये नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसका थोड़ा सा अनुनाद की स्थिति को बताया है। कैसे, कि जैसे कि यहाँ पर यदि कोई एरिल समूह है जिसके यहाँ पर X लगा है, इसके साथ क्या होता है कि इसके पास 3 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, जिसको यहाँ पर वो दे करके यहाँ पर डबल बॉन्ड करता है, तो यहाँ के जितने बॉन्ड होते हैं टूट कर यहाँ पर आ जाता है। इसी प्रकार से चलता रहता है और अंत में फिर वहीं पर आ जाता है जहाँ से वो गया रहता है। इस कारण हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कोई भी बॉन्ड यहाँ पर टूट नहीं रहा, मतलब बिगड़ नहीं रहा, सभी अस्थायित्व बनाए हुए हैं। ठीक, और इसके बाद तो फिर हम लोग ये तो प्रश्न खत्म ही हो गया। देखिए 7वें का अथवा में भी एक प्रश्न था, उसको आप लोग, मैं यहाँ पर करा नहीं रहा हूँ क्योंकि सिर्फ देखिए मेरी तबीयत अब खराब हो रही है, अब मैं उसको बाद में करा दूंगा किसी दिन। तब तक के लिए दोस्तों बस इतना ही। देख लीजिए मैंने आप लोगों के लिए मतलब PDF को कैसे बनाया था, उसको एक नज़र देख लीजिए आप लोग। देखिए आप ही लोगों के लिए सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, जाग कर रात भर बना रहे हैं वीडियो। तो दोस्तों प्लीज़ यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।